पब्लिक प्लेस पर बच्चा जमीन पर लेटकर चिल्लाए तो फास्ट फूड की ब्राइब देना सॉल्यूशन है या बस एक पॉज बटन? क्या आपके दिमाग में भी ये पहला ख्याल आता है कि लोग क्या सोचते होंगे, मैंने ही इसे ज्यादा लाड प्यार से बिगाड़ दिया है? बहुत एम्बेरेसिंग लगता है जब बच्चा सबके सामने जमीन पर लेटकर जिद करने लगे। और इस प्रोसेस को समझना हर पेरेंट के लिए सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोसेस की बात करें, आइए पहले समझते हैं कि मेल्टडाउन के वक्त बच्चे के दिमाग और बॉडी में क्या चल रहा होता है और उसके की सिम्टम्स क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडसेट पेरेंटिंग फैसिलिटेटर एंड फिंगरप्रिंट एनालिस्ट। जब एक मेल्टडाउन ट्रिगर होता है तो बच्चा सिर्फ नाटक नहीं कर रहा होता है, उसकी बॉडी फिजियोलॉजिकली रिएक्ट कर रही होती है। उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी मसल्स एकदम स्टिफ या टाइट होने लगती हैं। ये अनकंट्रोल्ड इंटेंस क्राइम सिर्फ जिद नहीं है, ये उसके नर्वस सिस्टम का एक इमरजेंसी अलार्म है। और बच्चा क्या बिहेवियर शो करता है? स्क्रीमिंग, हिटिंग, फ्लोर पर लेट जाना या चीजें फेंकना। लेकिन इसका सबसे बड़ा सैड पार्ट पता है क्या है? वो इश्यूज जो ये रेगुलर मेल्टडाउन्स बच्चे में ट्रिगर करते हैं और उस पर पेरेंट्स का रिएक्शन। उस वक्त उस पर चिल्लाना, डांटना, उसे अकेले कमरे में बंद करने का डर दिखाना, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। एपिजेनेटिक्स के मुताबिक ये डर उसकी पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा बन सकता है। बार बार के इन इमोशनल एक्सप्लोजन से बच्चे में लॉन्ग टर्म के क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होने लगती है। वो इमोशनली डिटैच होने लगता है। और दूसरी तरफ पेरेंट्स, वो डेली इस एम्बेरसमेंट और फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं और गुजर कर एग्जॉस्टेड, हेल्पलेस और गिल्टी फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो एक अच्छे पेरेंट नहीं है, वो अपने बच्चे की परवरिश सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि छोटे बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल के लिए होता है, अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। यहाँ न्यूरोसाइंस क्या कहती है कि जब बच्चा एक्सट्रीम फैटिक, हंगर, सेंसरी नॉइज या फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है तो उनका लॉजिकल ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जितना भी डेवलप हुआ है वो भी टेम्परेरी स्विच ऑफ हो जाता है। वो जानबूझकर ऐसा बिहेवियर नहीं करता, वो एक बायोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रॉम से गुजर रहा होता है। ट्रेजेडी ये है कि हम उस तूफान को शांत करने के बजाय खुद एक और तूफान बनकर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो, बदतमीज हो गए हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। बच्चे के इस बिहेवियर को सही से डिकोड और रेगुलेट नहीं करने की वजह से पेरेंट्स और बच्चे दोनों को पूरी लाइफ इसका रिजल्ट उनकी ग्रोथ और खुद के फ्रस्ट्रेशन में दिखता है। पर एज यूजल हम सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि थोड़ी सी अवेयरनेस और नॉलेज से सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते थे। अब एपिजेनेटिक्स क्या बताती है कि क्रोनिक स्ट्रेस, कंटिन्यूअस रिजेक्शन और रिपीटेड सोशल अब्यूज बच्चे के जीन एक्सप्रेशन तक को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अब भले ही वो कितने भी अच्छे जीन लाया हो, भले ही वो कितने भी अच्छे पेरेंट्स का, कितने भी संस्कार वाले खानदान का बच्चा हो, लेकिन अगर ये चीजें, ये क्रॉनिक स्ट्रेस, कंटिन्यू रिजेक्शन और सोशल अब्यूज उसे मिलता रहा तो उसके ये जीन भी ऑल्टर हो सकते हैं। रिपीटेड हार्श रिएक्शंस बच्चे के दिमाग में इस तरह के नेगेटिव पैटर्न बना देते हैं कि वो बच्चा एक नेगेटिव एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं तकलीफ, उसे समझ में आ जाता है, ये पैटर्न बन जाता है उसका कि जब मैं तकलीफ में हूं तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते, या मेरे पेरेंट्स किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे अपने लोग मुझे मेरे प्रॉब्लम में सपोर्ट नहीं करते, उस टाइम वो मुझे ही बुरा बुरा भला कहते हैं। बाद में वही बच्चा जब अडल्ट होकर पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, नहीं मानता, रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सोसाइटल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तब भी हम उसी की गलती बताते हैं। और तब तक वो या तो मेंटली डिस्टर्ब होकर ट्रोमेटिक बन चुका होता है या अपनी मनमानी करने लगता है, जहां वो किसी की परवाह नहीं करता, ना पेरेंट्स की और ना सोसाइटी की। वो सीख जाता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब है रिजेक्शन। यहां से शुरू होता है इमोशनल आइसोलेशन और बातें छुपाने के साथ इमोशनल एम्प्टीनेस और ट्रॉमा। पेरेंट्स, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आज जो बच्चा अडल्ट हो चुका, अगर उसमें ये पैटर्न्स हैं तो वो क्यों हैं? इफ यस, कमेंट करें रिलेट। उनके लिए भी टेक्निक्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। डोंट वरी, विल कनेक्ट विद यू सून। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखते रहिए कहीं सुनी। तो अब आते हैं जो बच्चा इस हार्श कंडीशन में ग्रो कर रहा है या ग्रो करते हैं,
उनका जो प्रिमिटिव ब्रेन एमिगडाला है, जो सिर्फ तीन ही रिएक्शंस बताता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, माने कि यानी कि सर्वाइवल मोड में जब चला जाता है तो क्या होता है। इन एक्सट्रीम केसेस में जब इमोशनल को रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, कंटिन्यूअस अब्यूज, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नार्सिस्टिक पेरेंटिंग, नेगेटिव एपिजेनेटिक्स, तो बच्चों में सीवियर एंजाइटी, डीप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उनका बिहेवियर सोसाइटल नॉर्म से एकदम डिफरेंट हो जाता है और सोसाइटी उनके इस बिहेवियर को सिरे से नकार देती है। सोशल आइसोलेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है और ये बच्चे डिफिकल्ट नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो एपिजेनेटिक्स है, इनके जो जीन्स हैं वो डिफरेंटली डेवलप हो चुके होते हैं। इस डायनेमिक को समझना हर पेरेंट के लिए गेम चेंजर है। यहां हम साइंस को देखेंगे तो फिजियोलॉजिकली हर मेल्टडाउन दो क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस से गुजरता है। पहला है बर्निंग हाउस। थिंक ऑफ फेज लाइक फर्स्ट लाइक अ बर्निंग हाउस। जब घर में आग लगी हो तो आप वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देते हो, आग से दूर रहना चाहिए था, आग जलानी नहीं चाहिए थी, आग से खेलना बुरी बात है, आग के पास नहीं जाना चाहिए था। उस मोमेंट पे बाउंड्री समझना या ज्ञान देना 100% यूजलेस है, क्योंकि जो उनका ऑलरेडी प्रिमिटिव ब्रेन है वही काम कर रहा है, जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने वाला दिमाग है वो शट ऑफ हो चुका, ऑफलाइन है। यहाँ उस पर गुस्सा करना, डराना, धमकाना, चिल्लाना आग में घी का काम करता है। यहाँ आपका काम ली उसके पास रहना, उसके इमोशंस को रेगुलेट करना ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह पानी से आग बुझाई जाती है। अब आते हैं दूसरी फेज में, कूलिंग डाउन। फेज टू तब आता है जब आग धीमी होती है। अचानक बच्चे का गुस्सा रोने में तब्दील हो जाता है, वो आपके गले लगना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, उसको सिसकियां आने लगती हैं। यहाँ उसका नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है, को रेगुलेट होने की कोशिश करता है। इस फेज में वो सबसे ज्यादा आपके काम अपीयरेंस और आपका सपोर्ट चाहता है। और यहाँ ही हम गलती करते हैं पेरेंट्स। फेज वन में हम खुद एंगर से भरे होते हैं और फेज टू में जब बच्चे को सबसे ज्यादा हमारे इमोशनल एंकर की नीड होती है, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं, पनिश करते हैं या ढेर सारा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कभी कंपैरिजन के थ्रू और कभी जजमेंट के थ्रू। आपसे एक सीधा सवाल, अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे, कभी ना कभी ये गलती हम सब ने की है। आपने कौन सी गलती की जिसका पता भी आपको चला लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, शायद हम आपकी मदद कर पाए। इस इमोशनल स्ट्रॉम के 3 स्टेप्स बहुत ब्यूटीफुली बच्चे को हैंडल करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हम बच्चे को बिल्कुल शांत कर सकते हैं और बच्चे के यूनिक दिमाग को डिकोड कर पाते हैं। ये हम जानेंगे इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे पेरेंट्स जो इस फेज से निकल रहे हैं या इस ये फेज में आने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें हम मेल्टडाउन का जबरदस्त सॉल्यूशन लाने वाले हैं। जय भारत।